आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खैरागढ़ नपा नीलामी प्रक्रिया रद्द, अनियमितताओं पर खैरागढ़ नीलामी निरस्त, 64 लाख रुपए के नुकसान का आरोप। डोंगरगढ़ में देर रात विशेष कॉम्बिंग, पुलिस ने 18 संदिग्धों की जांच की, शांतिमय माहौल बनाए रखने की कवायद तेज। कांग्रेस ने शुरू किया टैलेंट हंट अभियान, राजनांदगांव में कांग्रेस प्रवक्ता चयन की प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन 20 नवंबर तक। सांसद पांडे ने साल्हे मनोहरा में किया भूमि पूजन, सांसद ने ग्रामीणों से की मुलाकात, समस्याओं के समाधान का किया वादा। कुटेरी में 3 परिवारों का हुक्का पानी बंद, किसानों ने कलेक्ट्रेट में नारे लगाए, सरपंच पर अतिक्रमण का आरोप। राजनांदगांव जिले के खुटेरी गांव से 3 परिवार का हुक्का पानी बंद होने का मामला सामने आया है। परिवार कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद समाज के समर्थन के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाए। पीड़ितों के अनुसार खुटेरी गांव के किसान कई वर्षों से अपनी कृषि भूमि पर खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। उनके पास अन्य कोई कृषि भूमि नहीं है। वहीं ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच और उसका परिवार शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर खेती कर रहे हैं, जिसका तहसीलदार ने निरीक्षण कर प्रमाणित किया है। फिर भी भाजपा सरकार के दबाव में केवल जातिगत आधार पर 3 परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। पीड़ित परिवार और सतनामी समाज के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि गांव को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे अन्यायपूर्ण कदम रोकने के लिए सरपंच, उप सरपंच, सचिव और अन्य संबंधित पर कड़ी कार्रवाई हो। चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जय जय भीम, जय जय भीम, जय जय संविधान। भाजपा सरकार के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं लोग आज कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे हुए हैं। आखिरकार इनका पूरा मामला क्या है उसकी जानकारी लेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दें कि ग्राम खुटेरी के ये लोग हैं और अतिक्रमण के मामले को लेकर के आज कलेक्टर से आवेदन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। हमारे साथ में प्रार्थी भी है। क्या कुछ मामला है, क्यों आज यहाँ पर मौजूद हुए हैं? हमारा फसल को, खड़ी फसल को चराकर हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया है सरपंच। क्या नाम है सरपंच का? उम्मी साहू, हेमंत साहू। क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि हमने रिपोर्ट किया उनके खिलाफ, हमारे फसल को क्यों चराए, इसलिए हमारा हुक्का पानी बंद किया। वो इनके साथ कोई मत जाए गवाह में, इसलिए वो मतलब हुक्का पानी बंद करवाया गया है। कौन कौन बंद किया? सरपंच, उप सरपंच, पंच लोग है उसमें, श्यामलाल है, नीलकंठ है और दुलार है, सहदेव सोनकर है, ऐसे 11 लोग हैं उसमें। सर देखिए, ग्राम खुटेरी में अतिक्रमण बहुत सारे लोग किए हैं और हम लोगों ने 3 तारीख को आवेदन लगाया कि 588, 89, 90, 91, 92, 201/1, 200/3 पूरे अतिक्रमण खाली कराया जाए। यहाँ से तहसीलदार मैडम जांच करने गई थी। सरपंच का जब सीमांकन हुआ, नाप हुआ तो 1.5 एकड़ से ज़्यादा जमीन अतिक्रमण पाया गया। सरपंच का ही जो भाजपा का सरपंच है, और केवल 3 लोगों को हटाया। हम कह रहे हैं कि जिसका जो अतिक्रमण निकला है उनको तो कम से कम तत्काल उसका जो फसल है उसको रात सात करो और उसके ऊपर कार्रवाई करो। और इनके ऊपर में जो 6 महीना हो गया, इनको कोई काम में बुलाते नहीं हैं, इनके बच्चे को रोका गया। ये जो कहाँ काम करने जाते हैं वहाँ जाकर के लोग रोके, इनको काम में मत रखो। बहुत अच्छा है, कंपनी वाले बोले मेरे यहाँ काम करने आते हैं, आपके गांव के समक्ष नहीं है, ऐसा करके बोले तो ये लोग काम कर रहे हैं। इनका जीवन यापन का लाला पड़ गया। और 3 ही लोगों को हटा के, और जो 200/1 है 3 ही लोगों को क्यों हटाए? 11 एकड़ जमीन है तो आप 11 एकड़ को खाली करिए, ये हमारी मांग है। कितने समय से ये मामला चल रहा है? ये लगभग 6 महीना हो गया। 6 महीने से चल रहा है, अब तक की कोई कार्रवाई नहीं? हाँ, और ये अनुसूचित जाति आयोग, छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, कलेक्टर महोदय, एसडीएम, तमाम लोगों को इन लोगों ने ज्ञापन लगाया है कि हमारा हुक्का पानी बंद है, पर अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम चाहते हैं कि तत्काल कार्रवाई हो।
नगर पालिका परिषद खैरागढ़ की वर्ष 2025 की दुकान नीलामी में सामने आई कथित अनियमितताओं ने बड़ा मोड़ ले लिया है। विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन द्वारा नगरीय प्रशासन विभाग रायपुर में की गई शिकायत के बाद नगर पालिका प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरी नीलामी प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। देवांगन ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2025 की नीलामी में दुकानों की बोली जानबूझकर 40 से 60% तक कम की गई, जिसके कारण नगर पालिका को 64,77,000 रुपए का प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान हुआ। उन्होंने इसे संगठित आर्थिक अपराध बताते हुए संबंधित अधिकारियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की थी। शिकायत के समीक्षा के बाद सीएमओ ने आधिकारिक आदेश जारी करते हुए बताया कि 14 अक्टूबर 2025 को संपन्न नीलामी में नियमों का उल्लंघन पाया गया। आदेश में जिक्र है कि सभी 11 दुकानों की नीलामी तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। अभी आपको पता चला होगा कि हाँ, हमारे द्वारा 14 अक्टूबर को नीलामी प्रक्रिया गया था और चूंकि पूर्व में उसमें 3 दुकानदार है जो बोली करता भाग लिए थे और उसका पैसा जमा नहीं हो पाया था और वही रिपीट हो गया था 2022, क्योंकि वो पुरानी 2022 में नीलामी तो अभी जांच में पाया गया और इस त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया हो तो उसको तत्काल हमने निरस्त कार्रवाई किया गया। डोंगरगढ़ पुलिस ने अपराध नियंत्रण और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सोमवार देर रात एक विशेष कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक अंकित शर्मा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में संचालित इस कार्रवाई में पुलिस टीमों ने रात 10:30 बजे से लेकर 2 बजे तक विभिन्न इलाकों में सघन जाँच की। अभियान के दौरान पुलिस ने कश्मीरी, दंतेश्वरी, बोगीपारा और ओछली क्षेत्र में घरों तक दस्तक देकर संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी एकत्र की। गश्त के दौरान कुल 18 गुंडा, बदमाश, वारंटी आरोपियों, गांजा तस्करों और शराब तस्करों की जांच की गई और उनकी गतिविधियों के संबंध में महत्वपूर्ण इनपुट जुटाए गए। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में अपनी मजबूती और प्रभावी आवाज तैयार करने के उद्देश्य से टैलेंट हंट अभियान की शुरुआत की है। इसी सिलसिले में कांग्रेस प्रवक्ता एवं राजनांदगांव जिला प्रभारी अजय गंगवानी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर अभियान की रूपरेखा और प्रक्रिया की जानकारी दी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वारा जिला, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ताओं के चयन के लिए अभियान पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसका समन्वय प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कर रहे हैं। जिला प्रभारी ने बताया कि प्रतिभागियों के लिए QR कोड और हिंदी, अंग्रेजी दोनों भाषाओं में गूगल फॉर्म लिंक जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार 20 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। अजय गंगवानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अधिक से अधिक युवाओं को पार्टी को मजबूत आवाज बनाकर उभरते देखने के लिए इस अभियान को बड़े स्तर पर संचालित कर रही है। अंत में जिला प्रभारी ने जिले के जागरूक युवाओं और सक्रिय कांग्रेस जनों से इस अभियान से जुड़कर कांग्रेस की सशक्त आवाज बनने में योगदान देने की अपील की है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के द्वारा न केवल छत्तीसगढ़ में पूरे देश में एक नेशनल टैलेंट हंट कांग्रेस का चयन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से जो युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, जो कांग्रेस की रीति नीति पे, कांग्रेस की विचारधारा पे, कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास पे विश्वास रखते हैं, आज जो लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने का दुष्प्रयास केंद्र की मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ की सहायता सरकार लगातार कर रही है, उसके खिलाफ एक मजबूत आवाज बनकर उभरना चाह रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस टैलेंट अभियान के माध्यम से एक मजबूत मंच, एक सुनहरा मौका इस संस्कारधानी के युवकों को देना चाहती है और लगातार ये जो कार्यक्रम है 5 नवंबर से जारी है और न केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में इसको लगातार युवाओं का जबरदस्त उत्साह समर्थन मिल रहा है और ऐसा आशा करता हूँ एक शानदार टीम जो विपक्ष की, देश की लोकतंत्र की बचाने की जो उम्मीदें, आशा देश के युवाओं से देश के नागरिक लगाते हैं, उस उम्मीद के साथ लगातार इस अभियान को पूरी ईमानदारी से हम लोग निभा रहे हैं। सांसद संतोष पांडे राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा के ग्राम साल्हे मनहोरा पहुंचे और वहां मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत साहू समाज के सामुदायिक भवन का विधिवत भूमि पूजन किया। इस अवसर पर साहू समाज एवं ग्रामीण भी मौजूद रहे।
भूमि पूजन कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव और जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय सिन्हा समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान सांसद पांडे ने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि साहू समाज के सामुदायिक भवन का निर्माण 10 लाख रुपए की लागत से होगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है आमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक डोंगरगांव में पदस्थ रहे पूर्व ब्रांच मैनेजर भूषण कुमार सिन्हा को पुलिस ने धोखाधड़ी और गबन के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी भूषण कुमार सिन्हा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने 1 जनवरी 2024 से 20 अगस्त 2024 के बीच बैंक के कुल 47 ग्राहकों से 40,60,036 रुपए की किस्त रकम वसूली, लेकिन उसे ग्राहकों के खाते या मोबाइल एप्लीकेशन में अपडेट नहीं किया। आरोपी ने यह पूरी राशि खुद गबन कर जुआ, सट्टा और व्यक्तिगत खर्च में प्रयोग करना स्वीकार किया है। मामले में शाखा प्रबंधक डिकेश्वर साहू की शिकायत पर डोंगरगांव थाना में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। राजनांदगांव शहर के मोतीपुर तुलसीपुर क्षेत्र की श्रमिक बस्तियों में अंडरब्रिज निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। यहां अधिकतर बीएनसी मिल के पूर्व श्रमिक निवास करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन से उनकी बार बार मांग रही है कि आम गरीब लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाए बिना सिर्फ पैदल अंडरब्रिज बनाया जाए। इसके अनुसार रेलवे विभाग ने नक्शा भी तैयार किया था, लेकिन हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार मोतीपुर तुलसीपुर में फिर से बड़ी संख्या में गरीब लोगों के घर तोड़कर बड़ा अंडरब्रिज बनाया जाएगा। दरअसल यह वही क्षेत्र है जहां 2014 में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर बिना मुआवजा घर तोड़े गए थे, जिसके बाद कई गरीब आज भी टूटी फूटी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि हम अभी भी उस भयावह स्थिति से उबर नहीं पाए हैं। अगर फिर से घरों को तोड़ा जाएगा तो हमारी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मोतीपुर तुलसीपुर में पैदल अंडरब्रिज का निर्माण होना चाहिए ताकि छात्र, बुजुर्ग, महिलाएं और आम नागरिक आसानी से आ जा सके। क्षेत्रवासी सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों के आश्वासन का हवाला देते हुए इस बड़े अंडरब्रिज निर्माण के फैसले का विरोध कर रहे हैं और प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि गरीबों के घरों को नुकसान पहुंचाए बिना पैदल अंडरब्रिज का निर्माण किया जाए। राजनांदगांव का मोतीपुर अंडरब्रिज, जिसमें कई सारे जाने जा चुकी है और विगत 3 वर्षों से कार्य निर्माणाधीन के आधार पर बंद है। मैं उसी अंडरब्रिज की बात कर रहा हूं जो विगत 3 वर्ष पहले कई सारी जब जाने गई तब उसको अंडरब्रिज बनाने का प्रस्ताव किया गया, उसकी बातचीत की गई, उसके लिए सारे प्रोसेस भी किए गए और हर एक जगह से वो प्रोसेस फुलफिल भी होते गया, उसके लिए आदेश भी आते गए। मगर अब यहाँ एक नया मोड़ सामने में आ रहा है कि उस अंडरब्रिज पर 3 वर्षों से कोई भी आवागमन नहीं हो रहे हैं और 3 वर्षों से लगभग कोई भी किसी भी लोगों की जाने नहीं गई। वहां आवश्यकता थी एक छोटे अंडरब्रिज यानी कि छोटे पुल की, मगर अब उसको बड़ा बनाने का एक प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा भेजा जा रहा है। आखिरकार पूरा मामला क्या है उसको समझेंगे और आज हमारे साथ में वहां के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं जो कि उस
निर्माणाधीन अंडरब्रिज की चपेट में आने वाले हैं। जी, क्या समस्या हो रही है वहाँ? समस्या ये है सर कि हम लोगों ने सिर्फ बुजुर्ग विद्यार्थी और महिलाओं, जो कामकाजी महिलाएं, उनके आने जाने के लिए असुविधा होती है, तो छोटा मिनी अंडरब्रिज की डिमांड किए थे और उसके लिए सांसद महोदय ने 10 करोड़ पास भी करवा दिया था। परंतु अभी कलेक्टर महोदय से लेटर आया है कि बड़ा अंडरब्रिज बनाया जाए, तो हम लोग नहीं चाहते, भले मत बने, चाहते हैं तो सिर्फ छोटा, नहीं तो मत बने। बड़ा अंडरब्रिज से क्या आप लोग को नुकसान है? बहुत परेशानी, पिछली बार से हमारा सब उजड़ गया है। छोटा सा कमरा तो 2 कमरा बना, वो भी उजड़ जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे बताओ आप। छोटा सा पैदल आने जाने वालों के लिए रास्ता दे दिया जाए बस। किस प्रकार की समस्या सामने में नजर में आ रही है? जैसे कि देखा जाता है अंडरब्रिज लोगों के आवागमन के लिए ही है, अंडरब्रिज तो है, लोगों के आवागमन के लिए है और आसपास के क्षेत्रों में भी अंडरब्रिज है। अब वही देखा जा रहा है कि जो मांग की गई थी वो मांग पूरी ना होकर के उसे और बढ़ा करके दिया जा रहा है। सर, बात ये हुई थी 2022 में जब रेलवे क्रॉसिंग बंद किया गया, तब हमारे द्वारा ये डिमांड किया गया था कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पे नहीं हो जाती है तब तक खुला रहने दिया जाए। मगर रेल विभाग द्वारा ये बोला गया कि जितने भी रेलवे पटरी के अंदर क्रॉसिंग बने हुए हैं उसको सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पूरा बंद करना है। वो बंद कर दिए। फिर हम लोगों ने कुछ जनप्रतिनिधियों के पास जाके ये मांग रखी कि हमारे ये आवागमन के लिए जो कामकाजी महिलाएं हैं, कामकाजी पुरुष हैं, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, उनके आवागमन के हिसाब से मिनी अंडरब्रिज या कहा जाए कि पेडिटेशियन अंडरब्रिज बना के हमको दे दिया जाए। मतलब एक पैदल मार्ग के हिसाब बनाया जाए। माननीय संतोष पांडे जी के पास हम गए, संतोष पांडे जी ने प्रयास किया और तत्कालिक रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के द्वारा हमें ये मिनी अंडरब्रिज के लिए स्वीकृति मिली। उस स्वीकृति के आधार पर फंडिंग के लिए गया, उसके बाद में लगभग 10 करोड़ रुपये स्वीकृत भी हो गया। अब जब रेलवे अधिकारी से बात की गई तो रेलवे अधिकारियों के द्वारा ये बोला गया कि कलेक्टर साहब के पास से हमको एक लेटर मिला है जिसमें ये बोला गया है जो मिनी अंडरब्रिज प्रस्तावित है या जो पास हुआ है, स्वीकृत किया गया है, वो अंडरब्रिज आम जनता के लिए उतना फायदेमंद नहीं है, इसलिए उसको 2 व्हीलर के आवागमन के हिसाब से बनाया जाए। तब जैसे 2 व्हीलर का नाम आया तो रेल विभाग द्वारा ये बोला गया कि 2 व्हीलर में अगर हम आवागमन की व्यवस्था देते हैं तो हम यू आकार का जो पास हुआ है आपका अंडरब्रिज, वो अंडरब्रिज को हम नहीं बना पाएंगे, हम बनाएंगे सीधा। और वो सीधा बनाने की स्थिति में रेलवे क्रॉसिंग से लेके 350 फीट मोतीपुर की तरफ, 350 फीट तुलसीपुर की तरफ वो जद में आएगा उनके, प्लस ये 18 फीट का बनेगा रोड, तो 18 फीट वो बनेगा प्लस 10-10 फीट का दाया बाया एरिया में चौड़ीकरण के हिसाब से 10-10 फीट सर्विस रोड। क्यों कि उधर जो घर दबेंगे आपातकाल स्थिति में, कोई गाड़ी जाना है, एम्बुलेंस जाना है या किसी के आग लग गई तो फायर ब्रिगेड भेजने, वहां जाने की व्यवस्था नहीं होगी, इसलिए नामुमकिन है। तो 10-10 फीट हमको सर्विस रोड के लिए चाहिए, तो ऐसे करके लगभग वहां पर 40 फीट जगह चाहिए और 40 फीट जगह नहीं है तो क्या होगा, नहीं है मतलब आजू बाजू घर तोड़ेंगे। तो सर यहाँ पे सालों से, सैकड़ों सालों से रहते लोग वहां पे आ रहे हैं। एक बार 2014 में रोड चौड़ीकरण के नाम पर भी तोड़ा गया। वो आज कई ऐसे महिलाएं, बुजुर्ग फैमिली है जो घर को दोबारा निर्माण नहीं करा पाए हैं, और अगर कोई निर्माण कराया भी है कर्ज लेकर के तो आज भी कर्ज में डूबे हुए हैं, और दोबारा फिर तोड़ देंगे तो ये पब्लिक वहां से जाएगी कहाँ और कहाँ रहेंगे लोग। तो वो कंडीशन ये है, हम लोग दोबारा डिमांड ये कर रहे हैं कि जो स्वीकृति मिली है पेडिटेशन अंडरब्रिज का, उसे ही बनाया जाए पैदल मार्ग के हिसाब से, बड़ा ना बनाए। हम यही चाह रहे हैं कि छोटा बने, अगर नहीं बनता है छोटा। प्रशासनिक अधिकारी से आपकी बात हुई है, क्या कुछ आश्वासन? उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि हम रेल विभाग के अधिकारियों को बुला करके बात करते हैं, फिर आपको सूचित करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि जब लोगों की जो सुविधाएं हैं और लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है, और जब पूरी हो भी रही है तो उन्हें ज्यादा दे दिया जा रहा है, यानी कि मांग से भी बढ़ा करके दे दिया जा रहा है। उसके लिए भी लोगों की काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा सोचने का विषय तो ये है कि ये रेल जो अंडरब्रिज के जो मामले हैं, ये विगत 3 वर्षों से बंद है ये मार्ग, और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 2 से 3 किलोमीटर की दूरी का फासला तय करके एक ओर से दूसरी ओर जाने आवागमन करना पड़ता है। अब सोचने का विषय तो ये है कि आखिरकार रेल मंत्री के द्वारा किस प्रकार से इस पर निर्णय लिया जाता है, और क्या अब इस अंडरब्रिज को, जो छोटी अंडरब्रिज की एक मांग थी यानी कि पैदल पुल की एक मांग थी, वो मिलेगा या फिर एक बड़ा अंडरब्रिज यहाँ पर दे दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो है ना, ये एक बार टूट चुकी है ये 2014 में चौड़ीकरण के नाम से, और एक श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है, बीएनसी मिल के जो
पूर्व मजदूर से, उनके परिवार रहते हैं, गरीब लोग हैं। तो ये दोबारा तोड़ना एक अमानवीय व्यवहार है और ये बहुत खराब बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जो है ऐसे चीज़ों को जो है कोई जनप्रतिनिधि कोई बातें उसको ध्यान में नहीं आ रहा है, चाहे कोई हो, हम किसी पार्टी की बाजी में नहीं जाते। तो ये एक गंभीर बात है, किसी बस्ती को उजाड़ना 2-2 बार, ये कहाँ का बात है। और कभी जो है मुआवजा भी नहीं दिए पिछले समय, है ना। दूसरे हम मुआवजा चाहिए भी नहीं, लेकिन जो है जहाँ रहते हैं, दूसरी बात की जो है आप विस्थापन कहाँ करोगे इतने लोग को। आप पूरा मोदीपुर बस्ती तोड़ रहे हैं, विस्थापन कहाँ पर करोगे, कहाँ पर घर दोगे आप, इसका कोई सवाल ही नहीं है। नियम ये कहता है, मान लो आप कहीं पर विस्थापन करते हैं, लोगों को विस्थापन करते हैं, तो आप जो है विस्थापन के लिए जगह देना पड़ता है। पहले बात ये आती है, आप सीधा नापने जो घुस गए और ऐसे समय में रात में आके नापना शुरू कर दिए। खैरागढ़ की जर्जर और लंबे समय से उपेक्षित सड़कों के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर जिला पंचायत सदस्य शताक्षी देवव्रत सिंह ने ग्रामीणों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ कलेक्टर के नाम संयुक्त कलेक्टर सुमन राज को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि खैरागढ़ क्षेत्र की कई मुख्य सड़कें पिछले कई वर्षों से अत्यंत खराब स्थिति में हैं, जिसके चलते आवागमन, कृषि कार्यों, स्कूली बच्चों के परिवहन और बीमार मरीजों को अस्पताल ले जाने में गंभीर दिक्कतें आ रही हैं। ज्ञापन सौंपने के दौरान कलेक्टर कार्यालय में जिले के अन्य क्षेत्र से आए ग्रामीण भी शताक्षी सिंह से मिलने पहुंचे और अपनी समस्याएं बताई। शताक्षी सिंह ने सभी की शिकायतों को सुना और अधिकारियों से चर्चा कर शीघ्र समाधान कराने का आश्वासन दिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम असल में कलेक्टर महोदय जी को एक सूचना देने आए थे कि खैरागढ़ से जो 3 मुख्य मार्ग जो मेरे जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 जाल बांधा में कुछ ऐसी सड़कें हैं जिनका नवनिर्माण होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ग्राम दबका की जो रोड है उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है और उसी के साथ साथ नवागांव जाने के लिए तो रोड ही नहीं है। तो और इसी के साथ साथ राम मद्रा कुही से पांडुका जाने वाली जो रोड है उसकी सड़क तो इतनी ज़्यादा खराब है कि वहाँ पे कई ऐसे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं और वहाँ से लोगों का आना जाना होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं। तो ये सब देखते हुए मैंने वहाँ जाके खुद से निरीक्षण किया। मैंने बहुत समय से इसकी मांग पहले भी हो चुकी थी। मैंने आज हम सब सारे ग्रामवासी हमारे साथ में आए हैं। आज जिला पंचायत सदस्य और ग्रामीणों के द्वारा जो है एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें जो है खैरागढ़ राजनांदगांव से दबका के लिए जो है पहुंच मार्ग है और जाल बांधा में से नवागांव के लिए पहुंच मार्ग है, इसके और मद्रा कुही और पांडुका के पहुंच मार्ग है। इसके लिए उन्होंने मांग किया हुआ है, जिसे संबंधित विभाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उनको भेज दिया जाएगा और इस पे कार्यवाही की जाएगी। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय शपथ ग्रहण समारोह उत्साह और जागरूकता के वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में नगर निगम राजनांदगांव के महापौर मधुसूदन यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों और विद्यार्थियों ने नशा मुक्त भारत अभियान को बल देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को सुना और उसमें दिए गए संदेशों को आत्मसात किया। मुख्य अतिथि महापौर मधुसूदन यादव ने सभी को नशा त्यागने और समाज को नशा मुक्त बनाने की शपथ दिलाई और कहा, परिवर्तन की शुरुआत खुद से होती है। जब तक हम स्वयं नहीं बदलेंगे तब तक समाज में बदलाव संभव नहीं है। उन्होंने नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान का जिक्र करते हुए युवाओं को सकारात्मक राह चुनने की अपील की। जनपद पंचायत छुरिया के ग्राम तुमड़ी कसा और राना मटिया के ग्रामीणों ने मनरेगा कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कई निर्माण कार्यों में फर्जी हाजिरी भरकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है।
ग्रामीणों ने बताया कि अमृत सरोवर, तुमड़ी कसा, रानी मां तालाब सहित अन्य कई कार्यों में नियमों को दरकिनार करते हुए भुगतान उठा लिया गया। उनका आरोप है कि न केवल कार्यों की गुणवत्ता बेहद कमजोर है, बल्कि कई जगह काम कागजों में ही पूरा दिखाया गया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने कलेक्टर से उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रामपुर में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां बिजली विभाग और उसके कर्मचारियों की प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक शेष साहू ने अपनी जान दे दी। शेष साहू पिछले 10 वर्षों से बिजली बिल कलेक्शन का काम कर रहा था और कल्लू बंजारी स्थित बिजली विभाग कार्यालय से जुड़ा था। जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पहले बिजली विभाग के एक लाइनमैन ने स्वास्थ्य समस्या का बहाना बनाकर शेष साहू से बिल से प्राप्त 4 लाख रुपए से अधिक उधार मांगे और बाद में इसे लौटाने से इनकार कर दिया। जब शेष साहू ने बार बार राशि लौटाने के लिए संपर्क किया तो लाइनमैन ने उन्हें जान से मारने की धमकी दे डाली। इसके बाद बिजली विभाग ने बिना शेष साहू का पक्ष सुने उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। मानसिक रूप से परेशान होकर शेष साहू ने आत्महत्या कर ली। मामले में मृतक के परिजनों से मिलकर पूर्व विधायक छन्नी साहू ने कहा कि न्याय मिलने तक वे परिवार के साथ खड़ी हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के किसी सदस्य को बिजली विभाग में नौकरी दी जाए। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।